वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो आचार्य ग्रीसन का इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसके बारे में जो इसमें कालखंड किए गए हैं, उनका जो विभाजन किया गया है, नामकरण किया गया है, उसके बारे में एक डिटेल पूर्वक जानकारी हम इस वीडियो से जुटाएंगे। तो आपको बता दूं, यहाँ से अवश्य प्रश्न बनते रहते हैं। पिछली बार जब एंटी नेट का एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पर जो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, दोनों शिफ्टों में यहाँ से एक एक प्रश्न बना था। तो देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ये पार्ट है, इसलिए आपके समक्ष इस वीडियो को मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? तो नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो यहाँ पर जो इन्होंने कालखंड का अपना इतिहास ग्रंथ में कालखंड का विभाजन किया है, तो उन्हें इन्होंने 11 भागों में बांटा है। तो चलिए क्रमबद्ध तरीके से इन्हें देख लेते हैं। तो जो पहला है तो ये है चारण काल। तो कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया था? तो ये दिया था जॉर्ज ग्रियर्सन के ही द्वारा। तो जो चारण काल का समय इन्होंने माना है 700 से लेकर 1400 ईस्वी तक। इसके पश्चात है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। आगे है मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। ब्रज का कृष्ण काव्य, जो ब्रज का कृष्ण काव्य है, ये चौथा है और इसका समय है सन 1500 से लेकर 1600 ईस्वी तक। पांचवा है मुगल दरबार। इसके पश्चात है छठा तुलसीदास। आगे है रीति काव्य, जिसका समय इन्होंने सन 1580 से लेकर 1692 तक माना है। इसके पश्चात है तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। इसका जो समय इन्होंने माना है सन 1600 से लेकर 1700 ईस्वी तक। नवा है 18वीं शताब्दी, जिसका समय इन्होंने 1700 से लेकर 1800 ईस्वी तक माना है। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और जो अंतिम है 11वां, तो ये है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये आप इसे देख सकते हो किस प्रकार से इन्होंने ये वर्णित किए हैं। फिर से आपको बता दूं, पहला है चारण काल। इसके पश्चात 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, ब्रज का कृष्ण काव्य, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो आप इसे याद रखिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो मिश्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। इसके पश्चात कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो मिश्र बंधुओं की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी 3। कौन कौन से हैं? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। आपको याद इसी क्रम में रखना है। सबसे पहले आएंगे गणेश बिहारी मिश्र, उसके पश्चात आएंगे श्याम बिहारी मिश्र, उसके पश्चात आएंगे सुखदेव बिहारी मिश्र। कई बार ये प्रश्न कन्फ्यूजन करने के लिए डाल दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा बिहारी जो मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर गलती से वहाँ पर डाल देते हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। तो जो कृष्ण बिहारी मिश्र होंगे तो ये इनमें शामिल नहीं होंगे। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके पश्चात जो मिश्र बंधु विनोद है, इसे 4 भागों में विभक्त किया गया है। तो जो प्रथम बार इसका प्रकाशन हुआ था तो उस समय इसे 3 भागों में प्रकाशित किया गया था, और जब दूसरी बार इसका प्रकाशन हुआ था तो इसे एक ही भाग में प्रकाशित किया था। तो जो प्रथम बार इसके 3 भाग प्रकाशित किए गए थे तो वो किए गए थे 1913 में, और जो इसका दूसरा या चतुर्थ पार्ट था तो उसे 1934 में प्रकाशित किया गया था। इसके पश्चात महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है कि यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो मिश्र बंधु विनोद है उसमें कवियों की संख्या कितनी है? तो ये है 4500 के करीब। आगे है जो ये ग्रंथ है, इसमें अज्ञात कवियों के बारे में बहुत ही संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। कभी आपको समय लगता है तो इसे अवश्य पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। तो चलिए इसके जो नामकरण और विभाजन है उसे देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो मिश्र बंधु थे इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को 5 भागों में विभाजित किया गया था। तो ये कौन कौन से थे देख लेते हैं। पहला था प्रारंभिक काल, इसके पश्चात माध्यमिक काल, फिर था अलंकृत काल, इसके पश्चात है परिवर्तन काल और सबसे अंत में वर्तमान काल। तो जो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है तो ये रहती है आपके प्रारंभिक काल और अलंकृत काल से। तो जो अलंकृत काल है ये रीति काल को कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा चर्चित प्रश्न रहता है ये, यहाँ से अवश्य प्रश्न बनता रहता है। आगे जो प्रारंभिक काल को मिश्र बंधुओं के द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया है
तो वो है पूर्व प्रारंभिक काल, जिसका समय है संवत 700 से लेकर 1943 तक, और उत्तरारंभिक काल, इसका समय है संवत 1934 से लेकर 1444 विक्रम संवत तक। इसके पश्चात जो माध्यमिक काल है इसे भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है पूर्व माध्यमिक काल, इसका समय है संवत 1945 से लेकर 1560 विक्रम तक। इसके पश्चात जो प्रौढ़ माध्यमिक काल है इसका समय है संवत 1561 से लेकर 1680 के पश्चात है अलंकृत काल, तो इसे भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्वालंकृत काल, इसका जो समय है यह संवत 1661 से लेकर 1790 विक्रम तक। इसके पश्चात है उत्तरालंकृत काल, इसका समय है संवत 1791 से लेकर 1889 विक्रमी तक। इसके पश्चात है परिवर्तन काल, इसका समय है आपका संवत 1890 से लेकर 1925 विक्रमी तक। इसके पश्चात सबसे अंत में है वर्तमान काल, इसका समय है संवत 1926 विक्रमी से लेकर अब तक। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका काल विभाग किस तरह से है। फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। पहला है प्रारंभिक काल आदिकाल के लिए, माध्यमिक काल भक्ति काल के लिए, अलंकृत काल रीति काल के लिए, परिवर्तन काल और वर्तमान काल ये आधुनिक काल के लिए ही इनके द्वारा कहा गया है। तो इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं, इनका काल विभाजन किस प्रकार से है और इनका नामकरण किस प्रकार से है। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट आप अवश्य लीजिएगा, यहाँ से आपको अवश्य प्रश्न देखने को मिलेगा। तो काल विभाजन और नामकरण, तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन और नामकरण है ये सर्वमान्य है। अधिकतर जो यहाँ पर नामकरण किए गए हैं सब जगह ये माने जाते हैं, कुछ एक को छोड़कर। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन से सर्वमान्य है कौन से नहीं है, उन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है ये हिंदी साहित्य में अपना सर्वोच्च स्थान रखता है, इसे सब जगह मान्यता प्राप्त है। इसके पश्चात कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उन्हें बता देता हूँ। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ से अवश्य प्रश्न बनता है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसे किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसे किया गया था नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। इसके पश्चात हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से सन 1929 में इसे प्रकाशित किया गया था। याद रखिएगा क्या बोल रहा हूँ, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर कब किया गया था? 1929 में। इसके पश्चात जो आगे महत्वपूर्ण टॉपिक है तो वो है जो हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसमें 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है, संख्या है 1000। आगे जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिवसिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के इतिहास को कविवृत्त संग्रह कहा गया है। याद रखना, आपसे विकल्प में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा इतिहास ग्रंथ है जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविवृत्त संग्रह नहीं कहा गया है। जो होंगे तो उसमें होगा शिवसिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ को। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य। कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो इतिहास ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वो किस प्रकार का है? तो ये विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। तो कुछ ये मैंने आपको तथ्य बता दिए, इनको आपको याद रखना है। तो चलिए आगे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है जिसमें इन्होंने काल विभाजन और नामकरण किया गया है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने आदिकाल को नाम दिया था तो वो दिया गया था वीरगाथा काल। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? तो ये दिया गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। उसके पश्चात जो पूर्व मध्यकाल, इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा है, ये भी सर्वमान्य है सिवाय वीरगाथा काल के। तो जो उत्तर मध्यकाल है इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है, ये भी सर्वमान्य है, इसे भी सब लोग रीतिकाल ही कहते हैं। उसके पश्चात जो आधुनिक काल है इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा है। यहाँ पर आपको दो याद रखने हैं नाम, कौन कौन से? एक तो आपको वीरगाथा काल नाम रखना है याद, जो आदिकाल के लिए कहा गया है, और दूसरा जो गद्य काल, ये इन्होंने आधुनिक काल के लिए नामकरण किया गया है। इसके पश्चात जो इन्होंने काल विभाजन किया है वीरगाथा काल का, तो ये किया था इन्होंने संवत 1050 से लेकर 1375 विक्रमी तक। इसके पश्चात जो भक्ति काल के लिए इन्होंने नामकरण किया था तो वो था संवत 1375 से लेकर 1700 विक्रमी तक। इसके पश्चात जो रीति काल के लिए किया था तो वो किया गया था संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रमी तक। और जो सबसे अंत में है गद्य काल, तो इसको इन्होंने संवत 1900 से लेकर
1984 विक्रमी तक किया था। तो कई बार ये सीधा प्रश्न भी बनता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को कितने भागों में विभक्त किया था? तो ये किया था 4 भागों में। कौन कौन से? वीरगाथा काल, भक्ति काल और रीतिकाल और गद्य काल। ये इनके 4 प्रमुख भाग थे। आगे जो हम डिस्कस करेंगे तो वो करेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन एवं नामकरण को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन्होंने भी स्पष्ट अपने इतिहास ग्रंथ को 4 भागों में विभक्त किया था। तो वो कौन कौन से हैं? तो जो पहला होगा तो वो था प्रारंभिक काल। इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। इसके भी इन्होंने 2 भाग किए हैं। पहला है संधि काल, उसके पश्चात है चारण काल। एक बार जो कॉलेज कैडेट की परीक्षा हुई थी हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पर यह प्रश्न बना था कि जो आदिकाल को चारण काल नाम किसने कहा था? तो वो कहा था, विकल्प के अनुसार वो सही होना था, रामकुमार वर्मा ने। तो यहाँ पर देखिए चारण काल इन्होंने नाम दिया है आदिकाल को, उसी का एक ये भाग है। उसके पश्चात आता है इनका भक्ति काल, उसके पश्चात रीतिकाल और सबसे अंत में आधुनिक काल। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पैटर्न था उसी को इन्होंने भी फॉलो किया है। तो चलिए इनके जो काल विभाजन का समय है उसे भी देख लेते हैं। जो प्रारंभिक काल था इन्होंने उसे 2 भागों में विभाजित किया है, संधि काल और चारण काल। जो संधि काल का समय था ये था संवत 750 से लेकर 1000 विक्रमी तक। उसके पश्चात जो चारण काल था इसका समय इन्होंने बांटा है संवत 1000 से लेकर 1375 तक। तो इसके पश्चात जो दूसरा है भक्ति काल, इसका समय इन्होंने रखा है संवत 1375 से लेकर 1700 विक्रमी तक। और जो रीतिकाल है इसे इन्होंने संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रमी तक रखा है। और तो जो आधुनिक काल है इसे इन्होंने संवत 1900 से लेकर संवत 1900 विक्रमी से लेकर अभी तक कंटिन्यू रखा है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हो कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर अभी तक आपने इसके बाकी टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पर देखिए आप हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी अपने घर मंगवा सकते हो। ये जो हार्ड कॉपी नोट्स हैं काफ़ी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट साबित हो चुके हैं, क्योंकि जो अधिकतर बच्चे थे एलटी टेट की तैयारी कर रहे थे उन्होंने इसे इस तरीके से पढ़ा और उनके सभी के बच्चों के टेट क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर आपको 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं हार्ड कॉपी नोट्स पे। अगर मंगवाते हो तो आपके घर पहुंच जाएंगे। एक बार 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो काफ़ी सारे संशय आपके दूर हो जाएंगे और काफ़ी आप प्रिपेयर हो जाओगे परीक्षा के लिए। ठीक है, अगर मंगवाने हैं तो यहाँ पर देखिए नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप इन्हें मंगवा सकते हैं अपने घर में। यहाँ पर कॉल की सुविधा नहीं है, सिर्फ आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से ये चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए।